ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपने रहने वाला है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानने वाले हैं। यानी हम यहां पर सबसे पहले 14 चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 13 यानी हम फिजिक्स के उल्टे क्रम में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि अपना जो सिलेबस कंप्लीट होता है वो अपने पास सबसे लास्ट में चैप्टर नंबर 14 होता है, तो वहीं से हम इसको रिपीट करते हुए लाते हैं और चैप्टर नंबर 14 के आज हम कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे उनके आंसर जो है वो आप कमेंट्स में बताइए, जिससे कि आपका अभ्यास भी कंप्लीट होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप इनके क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हो और कितनी तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि हमारे पास में 8 मार्च से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है उसमें पहली ही एग्जाम जो है वो अपने फिजिक्स की है, तो अपना अभ्यास भी कीजिए और रिवीजन भी साथ में अपना हो जाएगा। तो अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों को, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के जो क्वेश्चन है हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो 14 है इसमें हमारे पास में दो वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रहने वाले हैं। एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास में 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आपके 1.5 नंबर का इस चैप्टर से रहने वाला है। तो अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं आज अपने इन क्वेश्चनों की सीरीज को, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो यही है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हमारे पास में है 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार या 4 प्रकार। कमेंट्स में आप फटाफट से टाइप कर दीजिए क्या इसका आंसर रहने वाला है। फिर हम यहां पर जानेंगे कि सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है कि आपने टाइप कर दिया होगा। तो अब जान लेते हैं इसका आंसर, और सही आंसर है अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास में है नेज अर्धचालक या जिसे शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास में है बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक, जिसमें अशुद्धि मिलाई हुई होती है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी से ही रिलेटेड है कि बाह्य अर्धचालक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर भी आप फटाफट टाइप कीजिए। ऑप्शन आपके पास वही है 1, 2, 3 या 4। तो क्या आंसर होगा आप यहां पर टाइप कीजिए, फिर जानते हैं इनके प्रकारों के बारे में और कौन से हैं वो भी हम यहां पर जानने वाले हैं। यहां पर इसका सही आंसर जो है वापस हमारे पास बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, और वो हमारे पास में है P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार का अर्धचालक। उम्मीद है आपको याद आ चुका होगा। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जो आपके सामने अब है, जिसको मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन देखिए क्या इसमें सही आंसर होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर नेज जर्मेनियम यानी शुद्ध जर्मेनियम तथा नेज सिलिकॉन होते हैं। यानी परम शून्य ताप पर जो आपके शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं, या जो नेज सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन हमारे पास में है अतिचालक होते हैं, 22 में है अच्छे अर्धचालक होते हैं, स ऑप्शन है आदर्श कुचालक होते हैं, और ऑप्शन ड जो है वो है चालक होते हैं। फटाफट आप कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 0 केल्विन की बात यहां पर की जा रही है कि 0 केल्विन पर ये जो शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक जो है वो किस प्रकार के होते हैं। अतिचालक, अच्छे अर्धचालक, आदर्श कुचालक और चालक। तो इसका राइट आंसर जो है वो है, सही उत्तर है इसमें आदर्श कुचालक। यानी 0 केल्विन पर वो
कुचालक की तरह ही व्यवहार करते हैं। रूम टेम्परेचर यानी जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब वो चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकलकर चालन बैंड में चला जाता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसकी एक जगह खाली हो जाती है, जिसे हम यहां पर क्या कहते हैं, होल कहते हैं। इसका मतलब यहां अर्धचालक में दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, होल धनात्मक की तरह और इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे यहां पर। तो हमारे पास इसका सही आंसर है आदर्श कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो आपके सामने है। एक कुचालक में संयोजकता बैंड, कुचालक में संयोजकता बैंड यानी अंतिम कक्षा और चालन बैंड के मध्य हम जानते हैं संयोजकता बैंड होगा, उसके बाद में वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा, और उसके बाद में आपके पास में चालन बैंड का निर्माण होता है। यहां पर अंतिम जो ऊर्जा स्तर होता है उसकी एनर्जी ईवी होती है, यहां पर ईसी, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको हम ईजी से दर्शाते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। यहां पर बोला गया है कुचालकता के लिए इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान है निम्नलिखित में से कौन सी कोटि का होगा। यहां पर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक को आपने समझा होगा, जिसमें हमारे पास में था चालक के लिए अगर Eg का मान लगभग 0 होता है, जबकि हमारे पास अर्धचालक के लिए कंडीशन है कुछ और होती है, कुचालक के लिए कंडीशन कुछ और होती है। तो यहां पर कुचालक के लिए ही पूछा गया है और वैल्यू हमारे को दी गई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस एनर्जी गैप का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन ब, स में दिया हुआ है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और द में दिया गया है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें कुचालक पदार्थों के लिए इस Eg का जो मान है वो किस कोटि का होगा वो आपको यहां पर बताना है। फटाफट से आप कमेंट्स में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद है कि आपने यहां पर टाइप कर दिया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। अब हम यहां पर देख लेते हैं, अगर यहां पर यह पदार्थ चालक होता है तो एनर्जी गैप जो होता है वो शून्य होता है, जबकि अर्धचालकों के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हो एनर्जी गैप तब वहां पर वो कुचालक की तरह काम करता है। और हमारे पास यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दो मान है, एक 6 है और एक 20 है, लेकिन 20 बहुत ज्यादा होता है। हमारे पास हीरे के लिए ही 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतना ज्यादा मान किसी का होता नहीं है, हमारे पास हीरे का ही सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी से ही रिलेटेड है। देखना, वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड यानी वापस ये वाला, व चालन बैंड यानी ये वाला लगभग अति व्यापन की स्थिति में होते हैं। अति व्यापन की स्थिति का मतलब है आपस में मिले हुए होते हैं, यानी ये दोनों लगभग यहीं पर ही हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। तो बताइए वो कौन से पदार्थ होंगे। ऑप्शन शायद आपको पता हो गया होगा, क्या आंसर होगा, चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा जो अभी आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है, देखो Eg बराबर 0, जब अति व्यापन ही हो जाएगा तो एनर्जी गैप कितना हो जाएगा 0, और 0 किसके लिए बताया था अभी आपको, चालक के लिए। उम्मीद है कमेंट्स में आपने जरूर लिखा होगा राइट आंसर क्या होगा, चालक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में ऑप्शन है पंचम समूह का पदार्थ मिलाते हैं, ब है तृतीय समूह का पदार्थ मिलाते हैं, स हमारे पास में है चतुर्थ समूह का पदार्थ मिलाते हैं, द है किसी भी समूह का पदार्थ मिला सकते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो आपको पता है कि यहां पर आपके पास में पी टाइप का जब सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें त्रिसंयोजक मिलाया जाता है, और एन टाइप बनाने के लिए पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। त्रिसंयोजक वाले जो हैं वो आपके 13वें वर्ग में तत्व आते हैं,
और 5 संयोजकता वाले वो आते हैं आपके 15वें वर्ग में। और आपकी सेमीकंडक्टर जो है वो खुद 14वें वर्ग में है, जिनकी संयोजकता +4 होती है। 13वें वर्ग को जो है वो तीसरा समूह बोला जाता है, क्योंकि समूह 7 ही होते हैं। और 15वां वर्ग जो होता है वो पंचम समूह होता है। क्लियर है? 7 ही समूह होते हैं आवर्त सारणी में। तो तीसरे समूह की अशुद्धियां या 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ब जो है वो इसका राइट आंसर है। तृतीय समूह का पदार्थ मिलाते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा और आपने कमेंट्स कर भी दिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो हमारे पास में है पीएन संधि। पीएन संधि पर अग्रवायस स्थापित करने पर इसका व्यवहार कैसा होगा, यानी फॉरवर्ड वाइसिंग की पोजीशन में पूछा गया है। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में ये जो आपके पास में होगा किसकी तरह व्यवहार करेगा? चालक की तरह, अर्धचालक की तरह, यांत्रिक वॉल्व की तरह और अति चालक की तरह। तो क्या आंसर होगा कमेंट्स में अब फटाफट बताइए। यहां पर जब पीएन संधि को फॉरवर्ड वाइस में जोड़ा जाएगा तो उस समय धारा का प्रवाह उसमें होता है, जबकि रिवर्स वाइस में धारा का प्रवाह नहीं होता है, और जितना भी होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। बिल्कुल अत्यल्प मान की धारा का प्रवाह उसके अंदर होता है। तो हमारे पास फॉरवर्ड वाइसिंग में करंट का प्रवाह जो है वो होता है मिली एम्पियर में। तो आपके पास इसका राइट आंसर जो है वो होगा चालक की तरह, क्योंकि यहां पर धारा का प्रवाह होता है। ये हमारे पास में इसका राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में है दिष्टकारी का कार्य है, यानी एक रेक्टिफायर क्या काम करता है। राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास में धारा का परिवर्धन करना, ऑप्शन बी वोल्टता का परिवर्धन करना, ऑप्शन सी दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना, यानी डीसी को एसी में, और फोर्थ हमारे पास में यानी द प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। तो दिष्टकारी का क्या काम है ये आपको इसमें बताना है। क्या इसका आंसर होगा फटाफट से आप बता दीजिए, और राइट आंसर जो है वो अब आपको यहां पर बताया जा रहा है। तो रेक्टिफायर जो है उसका एक ही काम है, और वो है एसी को डीसी में बदलना, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। ये दिष्टकारी का काम है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारे पास ऑप्शन द यानी डी। नेक्स्ट अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास में है निम्न में से गलत कथन है, यानी हमारे पास यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको गलत कथन के बारे में बताना है कि इसमें गलत कौन सा है, या असत्य कथन भी आप इसको बोल सकते हैं। पहला हमारे पास में अपद्रव्य अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं, जो कि अभी आपको बाह्य अर्धचालक और नैज अर्धचालक के बारे में बताया था। नैज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। तो अपद्रव्य अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं या नहीं, ये इसमें बोला गया है। इसने बोला है कि बाह्य अर्धचालक कहते हैं, तो आपको ये देखना है बोलते हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट, होल व इलेक्ट्रॉन दोनों ही आवेश वाहक हैं, यानी सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। सही है या गलत, या आप खुद से देखें। नेक्स्ट में है पी प्रकार के अर्धचालक में, यानी पी टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्पसंख्यक हैं। और ऑप्शन द जो है पी प्रकार के अर्धचालक में होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इसमें क्या आंसर आपका रहने वाला है ये आपको बताना है। यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है कि अपद्रव्य अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। होल व इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से ही धारा प्रवाहित होती है। तो यह भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में हमारे पास में पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्पसंख्यक होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पी टाइप में होल बहुसंख्यक होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। तो इसका मतलब
ऑप्शन से जो है वो भी सही है, कथन सही है, गलत नहीं है। पी प्रकार के अर्धचालक में होल अल्पसंख्यक होते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि पी टाइप में होल अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन द। उम्मीद है कि आपने जो आंसर दिया होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है कि एक एन टाइप का अर्धचालक जो होता है, एन टाइप का जो अर्धचालक है वो क्या होता है? ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है, उदासीन होता है, इनमें कोई नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी है कि हमारे पास ये नेगेटिव होगा, धनावेशित होगा या उदासीन होगा या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? तो कमेंट्स में आप यहां पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो है उदासीन होता है। यहां पर एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। इसका मतलब उसकी अशुद्धि जो है वो डोनर इंप्योरिटी होती है, यानी दाता अशुद्धि होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, वहां से दिया जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वहां से दिया जाएगा तो इसका मतलब उसकी अशुद्धि जो है वो धनायन का काम करती है, अशुद्धि जो है वो धनायन का काम करती है। लेकिन एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो है उस पे तो कोई चार्ज नहीं होता, वो तो क्या होता है? उदासीन होता है। पी टाइप में ऋणायन की अशुद्धि होती है और एन टाइप में धनायन की अशुद्धि होती है, लेकिन खुद उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है कि तापमान बढ़ाने पर एक अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी की बात की जा रही है, उसमें क्या परिवर्तन होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है चालकों के लिए। जबकि अर्धचालकों की अगर हम बात करें तो 0 केल्विन पर वो एक कुचालक की तरह काम करता है, और जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रूम टेम्परेचर पर वो चालक की तरह व्यवहार करता है। इसका मतलब उसकी चालकता बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो चालकता बढ़ रही है तो इसका मतलब उसकी प्रतिरोधकता में क्या होती है? कमी होती है। तो ऑप्शन आपके सामने थे, राइट आंसर क्या हुआ वो आप यहां पर बता चुके होंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है, तो राइट आंसर आपको पता हो गया होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी या जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, वो यहां पर घटता है। और यदि क्वेश्चन ये आपके चालकता से रिलेटेड होता कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी चालकता में क्या परिवर्तन होगा, तो चालकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता घटती है अर्धचालकों की और चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम यानी नैज अर्धचालक जर्मेनियम में ऑर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर, यानी हमारे पास जर्मेनियम है उसमें ऑर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाए तो आपको यह बताना है कि वो किस टाइप का अर्धचालक बनेगा। पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा, चालक होगा या पीएन संधि का निर्माण होगा। ऑर्सेनिक मिलाया जाता है तब। अब आपको यह ध्यान देना है कि अगर 13वें वर्ग की अशुद्धि है तब तो बनेगा पी प्रकार का, और अगर 15वें वर्ग की है तो आपके बनेगा एन प्रकार का अर्धचालक। देखना है कि ऑर्सेनिक कौन से वर्ग में आता है। यहां पर ऑर्सेनिक जो है वो फास्फोरस वाले वर्ग में आता है, इसका मतलब आपके पास में राइट आंसर जो है वो एन प्रकार का अर्धचालक होगा। हम यहां पर थोड़ा देख भी लेते हैं क्योंकि बार बार इसमें आपके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि यहां पर एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाएगा, पी प्रकार के बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाएगा। तो हम यहां पर बात कर लेते हैं पी टाइप का अगर हमें बनाना है तो उसमें जो अशुद्धि है वो कौन सी मिलाई जाएगी, वो तो आपको पता ही है 13वें वर्ग की मिलाई जाएगी। और अगर एन प्रकार का हो तो उसमें आपके पास में 15वें वर्ग की मिलाई जाती है, यानी त्रिसंयोजक, और ये हो गया आपके पास में पंच संयोजक वाला। क्लियर है? तो हमारे पास में यहां पर इसका जो पॉइंट है वो आ जाता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। हमारे पास 15वें वर्ग के जो तत्व हैं वो आपके सामने हैं, इनकी अशुद्धि अगर मिलाई जाती है तो वो एन प्रकार के बन जाते हैं। ज्यादातर हमारे पास इन्हीं का यूज किया जाता है, तो आप इनको याद रख सकते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जिनकी अशुद्धि मिलाने पर
ये एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक आपको प्राप्त होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यह दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको यहां पर बताना है। तो हमारे पास इसमें दिया हुआ है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर कम होता है। सेमीकंडक्टर में जो रुकावट है, हमारे पास में टेम्परेचर के बढ़ने पर प्रतिरोध का जो मान है, यानी धारा के प्रवाह में जो रुकावट है, उसका मान कम होता है। विद्युत क्षेत्र में होल का विस्थापन, यानी होल जिधर खिसक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन और होल का जो खिसकना है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। बिल्कुल राइट है ये। होल अगर इस दिशा में चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके इस दिशा में चलने वाले हैं जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, यानी बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट में है ताप बढ़ने पर, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर एक सुचालक यानी चालक का प्रतिरोध कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। किसकी बात कर रहा है? चालक की। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर चालक के लिए और अर्धचालक के लिए तो कंडीशन ही विपरीत होती है। यहां पर चालक के लिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ते हैं, जबकि अर्धचालक के लिए घटते हैं। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध कम होता है, ये ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत है। असत्य कथन हमें मिल चुका है। फिर भी हम इसका एक और ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। सभी प्रकार के अर्धचालक अनावेशित होते हैं, यानी पी टाइप का हो चाहे एन टाइप का अर्धचालक हो, वो उदासीन ही होता है। अभी क्वेश्चन भी आया था कि एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, ऋणावेशित, धनावेशित या उदासीन। तो ये दोनों अनावेशित होते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन डी जो है या द जो है वो सही कथन है। तो सही आंसर आपके स है कि सुचालक के ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध कम होता है। ये गलत कथन है। अब यहां पर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। अर्धचालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता आया हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है तो चालकता बढ़ती है। ऑप्शन आप फटाफट देखिए, आंसर लगा दीजिए। ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप वृद्धि से घटती है, ताप वृद्धि से बढ़ती है। ऑप्शन मिल गया होगा। सही आंसर आपके ऑप्शन से है। नेक्स्ट में है हमारे पास में अर्धचालकों में आबंध होते हैं, यानी बॉन्ड कौन से होते हैं? आयनिक, धात्विक, वांडरवाल और सहसंयोजी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सहसंयोजक बंध से बंधे हुए होते हैं। ऑप्शन द जो है वो बिल्कुल आपके सही है। नेक्स्ट में है हमारे पास में ताप वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता। ये तो आपके पास अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। वहां पर क्वेश्चन इससे पहले वाले में दिया गया था अर्धचालकों की चालकता ताप वृद्धि से बढ़ती है। यहां पर पहले से बताया हुआ है कि ताप वृद्धि से चालकता पर क्या प्रभाव होगा, तो कन्फर्म है कि उसकी चालकता बढ़ती है। ऑप्शन से जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में हमारे पास में है कि नेज अर्धचालकों में यानी शुद्ध अर्धचालकों में सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या का अनुपात क्या होता है? क्योंकि 0 केल्विन पर तो कुचालक होते ही हैं, सामान्य ताप बोल दीजिए या रूम टेम्परेचर बोल दीजिए, उस समय वहां पर 0 केल्विन से जब 27 डिग्री सेल्सियस होता है तो होल बनते हैं और इलेक्ट्रॉन वहां पर मिलते हैं हमें। तो इनका अनुपात कितना होता है? तो जितने इलेक्ट्रॉन सह संयोजी कक्षा से बाहर निकलते हैं और चालन बैंड में पहुंचते हैं, उतने ही होल का वहां पर निर्माण होता है। इसका मतलब यहां पर होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होता है वो हमें यहां पर पूछा गया है, और इनकी संख्या बराबर ही होती है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतनी ही जगह खाली होती है, इसका मतलब उतने ही होल प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर जो है 1:1 इसका होने वाला है। तो ऑप्शन से जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में उपयोग करेंगे। पी प्रकार का याद कीजिए, पी प्रकार के आपके सामने है, यहीं से देखकर भी आप आंसर बता सकते हैं या बाकी आप मन से खुद से बताइए। ऑर्सेनिक, फास्फोरस, बोरोन और बिस्मिथ। राइट आंसर इसका क्या आएगा? बोरोन आएगा पी टाइप के बनाने के लिए, क्योंकि बिस्मिथ यहां पर है, ऑर्सेनिक यहां पर है और फास्फोरस भी यहीं पर है।
क्लियर है। एक क्वेश्चन और हम इसमें देख लेते हैं, फिर बाकी के जो कुछ और क्वेश्चन होंगे उनका एक पार्ट और बनाया जाएगा इसी चैप्टर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड में अग्र तथा उत्क्रम बायस यानी फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग में प्रतिरोधों का अनुपात कितना होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है। हमें पता है कि फॉरवर्ड वाइस में मिली एम्पियर कोटि की करंट का प्रवाह होता है, जबकि रिवर्स में माइक्रो एम्पियर। इसमें धारा का मान ज्यादा होता है, इसमें धारा का मान कम होता है। इसका मतलब फॉरवर्ड वाइसिंग में प्रतिरोध की कोटि जो है या रेंज जो है वो कम होगी और रिवर्स वाइस में प्रतिरोध ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड वाइस में प्रतिरोध जो है वो 100 ओम कोटि का होता है, जबकि यहां पर माइक्रो वाली जो पोजीशन है यानी रिवर्स वाली जो पोजीशन है उसमें 10 की पावर 6 ओम कोटि का होता है, 10 की पावर 6 ओम कोटि का। तो फॉरवर्ड में हो गया हमारे पास में देखिए 10 की पावर 2 और यहां हो गया 10 की पावर 6। तो कितना अनुपात हुआ आप निकाल लीजिए। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 10 की घात 2 1, 10 की घात -2 अनुपात 1, 1 अनुपात 10 की पावर 4 और 1 अनुपात 10 की पावर -4। यहां पर हमारे पास में आ जाता है 1 अनुपात 10 की पावर 4, यानी यहां पर अगर वाइस में अगर प्रतिरोध 1 ओम कोटि का है तो रिवर्स वाइस में 10,000 ओम कोटि का प्रतिरोध होता है। ये हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिनको आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट भाग में हम इसके कुछ और क्वेश्चन लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और इसी के बाद में फिर हम लेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, और फिर हम यहां पर लेंगे चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन। फिलहाल आप कितने क्वेश्चन आपके यहां पर कंप्लीट हुए उनको आप कमेंट्स में जरूर से बताइए। नेक्स्ट में देखते हैं फिर इसका पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।